डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी फैसले किए रद्द। एआई के फर्जी उद्धरणों पर सख्त टिप्पणी की। बिना सत्यापन एआई मिसाल देना पेशेवर कदाचार बताया। एआई पर नीति बनाने के लिए बार काउंसिल को समिति गठित करने का निर्देश। आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट तुरंत जमानत देने से इनकार किया। कहा हालत बिगड़ी तो करेंगे विचार। करूर भगदड़ मामले में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की। मुख्यमंत्री विजय के बयानों पर रोक लगाने की मांग। जांच पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की भी है मांग। मेघालय हनीमून मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से जवाब मांगा। नोटिस जारी। मेघालय सरकार ने जमानत रद्द करने की जोरदार मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर उठाया सवाल। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग मामले में 7 को उम्र कैद देने वाली जज तबस्सुम खान को मिली जान से मारने की धमकियां। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ सांप्रदायिक अभियान। 7 दोषियों को दी थी उम्र कैद की सजा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की दिवाला प्रक्रिया से जुड़े मामले में एनसीएलटी और एनसीईएलटी के फैसलों को रद्द कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने पाया कि एनसीएलटी ने अपने निर्णय में एआई द्वारा तैयार की गई फर्जी और अस्तित्वहीन न्यायिक मिसालों का सहारा लिया है। अदालत ने कहा कि बिना सत्यापन के एआई जनित फैसलों का हवाला देना अधिवक्ता का पेशेवर कदाचार है और यदि न्यायाधीश भी ऐसी सामग्री पर भरोसा करता है तो यह गंभीर न्यायिक चूक है। पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्णय प्रक्रिया में फर्जी सामग्री का एक अंश भी शामिल होने पर फैसला कानून की नजर में टिक नहीं सकता और उसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई न्यायिक कार्य में केवल सहायक उपकरण हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम और पूर्ण नियंत्रण हर स्तर पर मनुष्य के पास ही रहना चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि एआई का नियंत्रित उपयोग कानूनी पेशे और न्यायिक प्रक्रिया को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। फर्जी एआई जनित सामग्री की तुलना अदालत ने कानून और न्याय के क्षेत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से करते हुए इसे अदृश्य, घातक और विनाशकारी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे पर समिति गठित करने का निर्देश दिया और मामले को वास्तविक तथ्यों के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। केंद्र ने मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया और कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं बताया कि E20 ईंधन एक प्रयोग है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया जिनमें दावा किया गया था कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार का 20% इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम अभी भी एक जारी प्रयोग है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि के कार्यालय ने 30 जून को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी यह नहीं कहा कि सरकार का E20 ईंधन कार्यक्रम कोई प्रयोग है। यह स्पष्टीकरण 30 जून को प्रकाशित कई मीडिया रिपोर्टों के बाद आया जिनमें दावा किया गया कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का सरकारी कार्यक्रम अभी भी जारी प्रयोग है और इसका वास्तविक प्रभाव अगले साल तक और स्पष्ट होगा। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल ने यह दलील सुप्रीम कोर्ट में इथेनॉल आवंटन विवाद से जुड़ी सुनवाई के दौरान दी थी। एजी कार्यालय इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि अदालत के सामने रखी गई दलीलों से जरा भी मेल नहीं खाती। स्पष्टीकरण में कहा गया कि किसी भी स्तर पर यह दलील नहीं दी गई कि सरकार का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम या E20 मिश्रण कार्यक्रम कोई प्रयोग है। कार्यालय ने आगे कहा कि यह कहना कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने
E20 कार्यक्रम को एक प्रयोग बताया था, गलत है और यह केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई दलीलों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करता। यह स्पष्टीकरण 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में हुई उस सुनवाई से जुड़ा है जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें तेल विपणन कंपनियों को 2025 से 26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटित की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। एजी कार्यालय के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट में डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट्स को एथेनॉल आवंटन से जुड़े इसी तरह के मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कराने के लिए ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल की जाएंगी ताकि एक ही संविधात्मक व्यवस्था से जुड़े समान कानूनी सवालों पर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो सके और अलग अलग अदालतों के विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सके। एजी के स्पष्टीकरण में कहा गया कि उन्होंने अदालत को यह भी बताया था कि इस मामले को जल्द समाधान जरूरी है ताकि तेल विपणन कंपनियों के एथेनॉल की आपूर्ति प्रभावित ना हो और सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत पूरे साल पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को बनाए रखा जा सके। एजी कार्यालय ने मीडिया से अपील की कि वह अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग सटीक तरीके से करे, खासकर उन मामलों में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि अगर उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती है और जीवन को खतरा पैदा होता है तो कोर्ट इस पर विचार करेगा। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं, राज्य का पक्ष सुनने के बाद ही विचार करेंगे। अगर ऐसी गंभीर स्थिति बनती है कि जीवन को खतरा हो तो जमानत पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने राजस्थान सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। यह मामला अगस्त 2013 का है जब जोधपुर के मनई स्थित आसाराम के आश्रम में एक नाबालिग शिष्या के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोप था कि पीड़िता को आसाराम की कुटिया में ले जाकर गलत तरीके से रोका गया और उसके साथ यौन अपराध किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आसाराम बापू और 2 अन्य आरोपियों हॉस्टल वार्डन संचिता शिल्पी और स्कूल निदेशक शरद चंद्र को दोषी ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दी थी। मई 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की दुष्कर्म और अन्य अपराधों में सजा बरकरार रखी थी। हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 370(4), 342, 509, 506, 354A और 376 2F के साथ साथ पास्को एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को कायम रखा। हालांकि हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश और गैंगरेप की धाराओं में आरोप साबित नहीं होने पर आसाराम और अन्य आरोपियों को इन आरोपों से बरी कर दिया था। आसाराम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू ने कोर्ट से उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए राहत देने की मांग की। राजस्थान सरकार की ओर से अंतरिम जमानत का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आसाराम को दी जा रही चिकित्सा सुविधा जारी रहेगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि जीवन बचाने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी हो तो आसाराम को तत्काल राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता होगी। मामले की अगली सुनवाई अदालत के दोबारा खुलने के बाद होगी। डीएमके ने 2025 के करुण भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर टीवीके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय और टीवीके के अन्य मंत्रियों को मामले की जांच पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की मांग की है। यह मामला टीवीके की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा है जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी और 142 लोग घायल हुए थे। डीएमके के संगठन सचिव RS भारतीय द्वारा दायर इस आवेदन में मुख्यमंत्री विजय के अलावा टीवीके के मंत्री आधरव अर्जुन, बुसी आनंद और CT निर्मल कुमार सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि जांच पूरी होने तक इन लोगों को मामले के गुण दोष पर कोई सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार मृतकों और घायलों के परिवारों को किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ, सरकारी आदेश या अनुकंपा नियुक्ति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे। डीएमके ने अपनी याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार करुण भगदड़ में प्रभावित 41 परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर विचार कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि इससे पहले मुख्यमंत्री विजय ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी, जबकि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। डीएमके का कहना है कि इस तरह के बयान जनता के बीच यह धारणा बनाने के उद्देश्य से दिए गए कि करुण भगदड़ की घटना के लिए डीएमके और उसका नेतृत्व जिम्मेदार था। याचिका में यह भी बताया गया कि करुण भगदड़ मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे में आधारव अर्जुन स्वयं भी एक आरोपी हैं। मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका देते हुए उससे जवाब तलब किया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागो की पीठ ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें ट्रायल कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने सोनम को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को एक पूर्व नियोजित और बेहद जघन्य हत्या बताया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपों के अनुसार सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय ले गई, जहां पहले से तय साजिश के तहत कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों की मदद से उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया और सोनम घटनास्थल से फरार होकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर प्रथम दृष्टया गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा, पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है जिसमें आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए थे। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में दिखाई दिया। यहां तक कि अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि उसके मन में हाईकोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर शंकाएं हैं। लेकिन जब यह जानकारी दी गई कि सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, तब अदालत ने स्पष्ट किया कि वह उसे दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश फिलहाल नहीं देगी। पीठ ने यह भी कहा, यदि आरोपी पहले से रिहा है तो इस स्तर पर उसे वापस जेल भेजने का आदेश देना उचित नहीं होगा। पूरे विवाद की जड़ उस प्रक्रियागत त्रुटि में है जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। अदालत ने कहा था कि इस त्रुटि के कारण आरोपी को गिरफ्तारी के वास्तविक आधार सही तरीके से नहीं बताए गए और यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। मेघालय हाईकोर्ट ने भी इस आधार को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा दिया गया गिरफ्तारी के आधार वाला फॉर्म केवल एक सामान्य प्रारूप जेनरिक चेकलिस्ट था जिसमें कई असंबंधित विकल्प मौजूद थे और आरोपी के खिलाफ वास्तविक आरोपों का स्पष्ट विवरण नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि बार बार गलत धारा लिखे जाने से यह स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसी ने आवश्यक सावधानी और गंभीरता नहीं बरती। हालांकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन निष्कर्षों का जोरदार विरोध किया। सरकार ने दलील दी कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार पर जांच अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से बताए गए थे। इतना ही नहीं, गाजीपुर के ट्रांजिट रिमांड आदेश और बाद में सोहरा की मजिस्ट्रेट अदालत के रिकॉर्ड में भी यह दर्ज किया कि आरोपी को गिरफ्तारी का कारण पूरी तरह मालूम था। इसलिए केवल टाइपिंग की एक त्रुटि को आधार बनाकर जमानत देना कानून की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार ने यह भी अदालत के सामने रखा कि सोनम ने अपनी पहली 3 जमानत याचिकाओं में कभी यह शिकायत नहीं की कि उसे गिरफ्तारी के आधार पर नहीं बताए गए थे। उन सभी याचिकाओं में हत्या की सही धारा 103 का उल्लेख भी किया गया। ऐसे में चौथी जमानत अर्जी में अचानक इस तकनीकी आधार को उठाकर राहत हासिल करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दोहराया। अदालत ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है और जेल अपवाद, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। लेकिन साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जमानत देते समय अदालत ने महत्वपूर्ण तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों या कानूनी पहलुओं की अनदेखी की तो ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। अब इस बहुचर्चित मामले में सबकी नजर
9 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जब सुप्रीम कोर्ट आरोपी के जवाब पर विचार करते हुए जमानत को लेकर आगे का फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दाखिल कर स्टैंड अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और अन्य यूजर जनरेटेड डिजिटल कंटेंट के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा बनाने की मांग की गई। याचिका में वायरल हुए 370 रुपए की बिरयानी विवाद को डिजिटल युग में संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत का उदाहरण बताया गया। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 370 रुपए की बिरयानी मामले में किसी कॉमेडियन या कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह घटना दिखाती है कि एल्गोरिदम आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह विवादित टिप्पणियों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और महिलाओं, सहमति तथा गरिमा को लेकर सार्वजनिक सोच को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका के अनुसार यह विवाद स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़ा है, जहां दर्शकों में मौजूद एक व्यक्ति ने डेट से जुड़ा अनुभव साझा किया था। उसने दावा किया था कि उसने एक महिला से 370 रुपए की बिरयानी खरीदी थी और इसके बदले वह शारीरिक संबंध की उम्मीद कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला इस बात को दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी सामग्री को तेजी से फैलाने वाली व्यवस्था के साथ जिम्मेदारी तय करने का ढांचा भी जरूरी है। याचिका में कहा गया कि संवैधानिक मुद्दा यह नहीं कि हास्य, व्यंग या कलात्मक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाए, बल्कि ये है कि ऐसी सामग्री के वायरल होने की प्रक्रिया के लिए क्या संस्थागत सुरक्षा उपाय होने चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुरूप हो। याचिका में 370 रुपए की बिरयानी विवाद के साथ साथ रणबीर इलाहाबादिया मामले, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद और ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप से जुड़ी गलत सूचनाओं का भी उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा गया कि जब तक फैक्ट चेक या आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है, तब तक लाखों लोग गलत सूचना देख चुके होते हैं, साझा कर चुके होते हैं। याचिका में नवंबर 2025 में नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो का भी उल्लेख किया गया। आरोप है कि इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रसारित किया गया जैसे यह कार्यक्रम किसी विदेशी देश में हुआ हो और इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए हों। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कई राहतों की मांग की है। इनमें ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप से जुड़ी भ्रामक सामग्री की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार से एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है जो सोशल मीडिया के बच्चों पर प्रभाव, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय, उम्र सत्यापन व्यवस्था, डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार जैसे मुद्दों की समीक्षा करें। इसके साथ ही तेजी से बदलते डिजिटल इकोसिस्टम के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग भी की गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान को गौ तस्करी के आरोप में ट्रक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद सांप्रदायिक धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला 2 और 3 अगस्त 2022 की रात का है, जब नजीर अहमद और 2 अन्य लोग ट्रक से मवेशी ले जा रहे थे। सिवनी मालवा के बराखड़ गांव में भीड़ ने ट्रक रोककर बेरहमी से पीटा। नजीर की मौत हो गई, 2 घायल बच गए। 12 जून को जज खान ने मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत और खून लगे हथियारों के आधार पर 7 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास दिया। ट्रायल में दोनों घायल गवाह मुकर गए थे। फैसले के बाद ही कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुआ और दोषियों को ले जा रही पुलिस गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर जज की धार्मिक पहचान को लेकर अभियान चला। गलत दावा फैलाया गया कि 14 गौ रक्षकों को सजा हुई, जबकि दोषी 7 ही थे। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान ने इसे न्याय संग्राम बताया। एक वायरल वीडियो में गुजरात के विशाल सिंह ने जज के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी की और 10 दिन में दोषियों को रिहा न करने पर खून की नदियां बहाने की धमकी दी। मोहाली में जज का पुतला जलाया गया। @बाहुबली _IND और हिंदुस्तान नेशन जैसे अकाउंट्स ने जज पर धर्म देखकर फैसला देने का आरोप लगाया और निलंबन की मांग की।
मध्य प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों पर बीएनएस की धारा 196 और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उच्च न्यायपालिका की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए जजों को संस्थागत सुरक्षा देने की मांग की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दोषियों को धर्म नहीं अपराध साबित होने पर सजा मिली है, गुस्सा सिर्फ जज के मुस्लिम होने पर है। इस अभियान से संवेदनशील मामलों में ट्रायल कोर्ट जजों की सुरक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंता बढ़ गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने नाम और छवि का इस्तेमाल कर एआई से तैयार किए गए डीप फेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरों और अन्य फर्जी सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस तरह की सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा देने का अनुरोध किया। जस्टिस माधव जमदार ने 3 जुलाई को सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वह इस मामले में सोमवार 6 जुलाई को आदेश पारित करेंगे। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे आपस में विचार विमर्श कर ऐसा व्यवहारिक तंत्र तैयार करें जिसके माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री को वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रभावी ढंग से हटाया जा सके। प्रीति जिंटा ने अपनी याचिका में गूगल और मेटा समेत कई इंटरनेट मध्यस्थों, डोमेन नेम रजिस्ट्रार और कथित उल्लंघनकर्ताओं को पक्षकार बनाया है। उन्होंने अदालत को बताया कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करते हुए एआई आधारित डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें और चैट बॉक्स शैली की फर्जी सामग्री प्रसारित की जा रही है। प्रीति जिंटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश ढोंड ने अदालत को बताया कि एआई से तैयार किए जा रहे डीपफेक की गुणवत्ता लगातार बेहतर होती जा रही है, जिसमें आम लोगों के लिए असली और नकली सामग्री में अंतर करना कठिन हो रहा है। वहीं गूगल और मेटा की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्हें वादी द्वारा चिन्हित मॉर्फ्ड या अश्लील सामग्री वाले लिंक हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार की ओर से अदालत को बताया गया कि उनका कार्य केवल डोमेन नामों का पंजीकरण करना है। वह उन यूआरएल पर कार्रवाई नहीं कर सकता जिनके माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री तक पहुंचता है। जस्टिस माधव जमदार ने कहा कि अदालत का कोई भी आदेश ऐसा होना चाहिए जिससे केवल आपत्तिजनक सामग्री को निशाना बनाया जाए और वैध ऑनलाइन सामग्री प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया इस मामले में सुरक्षा संबंधी आदेश देने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने सभी पक्षों के वकीलों को निर्देश दिया कि वे मिलकर ऐसा व्यवहारिक प्रोटोकॉल तैयार करें जिसके तहत वास्तविक रूप से आपत्तिजनक सामग्री हटाई जा सके, जबकि वैध और कानूनी सामग्री को बिना वजह प्रभावित न किया जाए। तो फिलहाल कोर्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।